का प्रतिशत निकलना बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि किस किस तरीके से हम प्रतिशत को निकालते हैं। मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ और स्क्रीन पर देखिएगा। अ, एक बच्चे ने जो है 75 अंक प्राप्त किए हैं 80 में से। तो हमने इसका प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपके एक जीरो से एक जीरो कट गई है। अब आपके पास में रहा 75 गुणा 10, यानी कि 75 को जब 10 से गुणा कर दिया तो 750 बट्टे 8 गुणा आपके पास में 1/100 है और 1/100 को आपने जो क्या लिख दिया प्रतिशत में। अब 8 का भाग आपने 75 में देना है तो 8 नम्मा 72 आपके पास में होता है। 3 आपके पास में शेष बच गया और जीरो उसके साथ में आया तो 30 और 8 3 24 आपके पास में हो गया। 30 में से जब 24 आप घटाते हैं तो 6 आपके पास में रहता है। 8 का भाग 6 में नहीं जाता है तो आप दशमलव लगाते हैं और एक जीरो बढ़ा देते हैं तो 60 आपके पास में हो गया। 8 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं तो 60 के नजदीक जब आप जाते हैं तो 8 सत्ते 56 आपके पास में हो जाता है और 4 आपके पास में शेष बच जाता है और फिर दशमलव लगी है, आप जीरो आपने बढ़ा दिया तो ये आपके पास में हो गया 93.75%। स्क्रीन खोल कर दी इसलिए आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर 80%। ये 80% आपके पास में हो गया। ओके, मैं आज की एक्सरसाइज से संबंधित बातें आपसे करता हूँ। आपको स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? यस सर। निवेदन रहेगा ग्रुप में सभी बच्चों से कि कोई भी बीच में अपने फोन के साथ में छेड़छाड़ ना करे। जब कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस समय अपना माइक अनम्यूट करके बात करें और अदरवाइज आप स्क्रीन को छेड़ेंगे तो दूसरे की स्क्रीन आपके पास में शेयर होगी और फिर आपको जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे वो कुछ नहीं दिख पाएगा। तो देखिए हमारे पास में हम औसत से संबंधित बात कर रहे हैं कि औसत है क्या। तो औसत जो है आपके पास में आपने आपके पास में कुछ राशियां दी होती हैं। उन राशियों को जब आप जोड़ देते हैं और उनको जोड़ने के बाद जितनी आपके पास में वो राशियों की संख्या होती है उससे आप उसमें भाग दे देते हैं तो वो आपके पास में औसत निकल जाता है। और औसत को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। औसत को हम माध्य भी कहते हैं। औसत को हम क्या कहते हैं? माध्य। माध्य। ठीक है, ये लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा। तो औसत को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं माध्य। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी कह सकता है कि जैसे आज ही का हमारा पहला प्रश्न था, प्रथम 10 संख्याओं का औसत बताइए। और यही प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 10 संख्याओं का माध्य बताइए। तो वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो माध्य को आप औसत भी कहते हैं, तो आपने वहां पर निकालना औसत ही है। दूसरी मैं बात करता हूं औसत से ही संबंधित आपके पास में कि जब आपके पास में प्रथम या पहली n संख्याओं का आपको जब औसत निकालना होता है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं। सभी लोग अपनी पेन से कॉपी पे नोट करिएगा। तो आपके पास में इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। आप गलत कह रहे थे, अभी आप फिर लिखिएगा। जो आप n×n+1/2 कह रहे हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का है। यहाँ पे औसत निकालने की बात हो रही है। तो औसत निकालने के लिए सूत्र होता है, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। n+1/2 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले आप ये पहला फॉर्मूला लिखिएगा। उम्मीद है सभी ने लिख लिया होगा। पहली n संख्याओं का औसत बराबर n+1/2।
ठीक है, ओके। अब इसी में मैं बात करता हूं, अगर आपको प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत निकालना है, नंबर 2 करके आप लिखिएगा सूत्र, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए सूत्र आपके पास में होता है n+1। अगर क्वेश्चन आपके पास में ये होता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपके पास में n की जगह पर 10 है, तो 10 में आप 1 जोड़ देंगे तो आपके पास में हो गया 11। तो औसत क्या हो जाएगा? 11। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं ये कहूं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 में वेरी गुड। तो आ गया सूत्र, सूत्र आ गया सबको समझ में? ओके। नंबर तीसरा सूत्र आप फिर लिखिएगा, तीसरा सूत्र आप लिखिएगा, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत बराबर n। सर जैसे एक है तो अगर आपसे ये कहता है कि प्रथम 25 प्राकृत या प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उनका औसत क्या हो जाएगा? 25। जितना वो ठीक कहेगा है, उतना ही होगा उसका। जिसमें ये नोट करना है आपने, विषम कह रहा है तो जितना आपके पास में जितनी संख्याएं पूछ रहा वो, और अगर आपसे सम पूछ रहा है तो इसमें आपने एक ऐड कर देना है। जोड़ देंगे। सबको समझ में आया? यस सर। यस जी सर। अब जैसे जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर वो आपसे ये कहे, अगर वो ये कहे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अभाज्य संख्याओं के लिए आपने अभाज्य संख्याओं को लिखना ही होगा। ठीक है, उसके लिए ऐसा कोई स्पेशल सूत्र नहीं है। अभाज्य संख्या के लिए कहता है तो आपने अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, इनका औसत तो 5 कहा था, तो 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 बट्टे 5। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? इन सबको आप जोड़ेंगे, 11 में 7 जोड़ा आपने 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ दिया आपने 20, 20 में 8 जोड़ दिया तो 28, 28 बट्टे 5 आपके पास में आया। तो ये आपके पास में आ जाएगा 5 पंजे 25, 3 आपके पास में रहा, दशमलव लगा, और 5 छक्के 30। तो 5.6 क्या आ जाएगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अब मैं बात करता हूं, हमारे पास में पहला क्वेश्चन था प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 संख्याएं हैं, तो इनका औसत बताइए क्या हो जाएगा? 5.5 आपके पास में n बराबर 10 हो गया। आप जानते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, 10 संख्याएं यानी कि प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत आपने निकालना है। तो n+1/2 आपके पास में हो जाता है। n की जगह पर आपके पास में 10 है, 10 धन 1 बट्टे 2, तो 11 बट्टे 2 आपके पास में आ गया, और 11 बट्टे 2 मतलब हो गया 2 पंजे 10, 1 रहा, दशमलव लगी 0 हो गया, और 2 पंजे 10। तो इनका औसत आपके पास में क्या आ गया? 5.5। 5 का यही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताइए। 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताइए। गुड,
अब मैं आपको सूत्र भी बता देता हूं। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए भी एक सूत्र आपके पास में होता है, इसके लिए भी आपके पास में सूत्र होता है। तो लिख लीजिए, जब आपके पास में ये पूछे कि कोई भी नंबर दिया हो और उसके प्रथम, चाहे वो 6 गुणज कहे या 8 गुणज कहे, 9 गुणज कहे, उनका औसत निकालने के लिए सूत्र। तो लिखिए, माना हमारे पास में ये 12 की जगह पर हम लिख लेते हैं x, ठीक है, और ये जो 6 दे रखा है इसकी जगह पे लिख लेते हैं n। तो अब मुझे बताओ तो ये लाइन पढ़ के क्या हो जाएगी? मैंने कहा 12 की जगह पे सर x के प्रथम n गुणजों का औसत बताइए। ये लाइन आपके पास में क्या हो जाएगी? x के प्रथम n गुणजों का औसत बताइए। ठीक है, तो आप लिखिए, लिखिए अपनी कॉपी में, x के प्रथम n गुणजों का औसत, x के प्रथम n गुणजों, गुणजों को अपवर्ती भी कहा जाता है, गुणजों का औसत अगर ये आपने निकालना है तो इसके लिए सूत्र आपके पास में क्या हो जाएगा? x गुणा 2। तो 2 से आपने 12 को काट दिया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 7 से 6 को गुणा कर दिया, 7 का 42। तो 42 ही उत्तर आया है आप लोगों का। जी सर। और आपने जो क्वेश्चन किया है इस तरीके से किया होगा, मैं उसको भी बता देता हूं कैसे आपने क्वेश्चन को किया है। आपने 12 के प्रथम 6 गुणज लिख दिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चक्को 48, 12 पंजे 60 और 12 छक्का 72, ये आपने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इनको जोड़ दिया, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 2 22 2 हासिल रहा 2, 7 2 9, 9 और 10 आपके पास में 19, 19 और 5 आपके पास में हो गया 24 और 1 25, 252। और संख्याएं आपके पास में थी 1 2 3 4 5 6, 252/6। तो इसको जब आपने डिवाइड किया 6 से तो 6 चक्को 24 आपके पास में आया, 1 बच गया आपके पास में 12, 6 दूनी 12। तो आपने इसको ऐसे किया और हमने आपको इसको और छोटा, इतना टाइम ना लगे करके हमने सीधे से आपको एक फॉर्मूला लिखाया। उस फॉर्मूले को आपने याद करना होगा। अगर हम पूछें आपसे कि 15 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए, सर 15 औसत बताइए। सर 15 ब्रैकेट 9, सर 9 धन 1/2, 15 ब्रैकेट 9 धन 1/12, 12 गुणा 10/2, फिर काट, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 15 से 5 गुणा कर दिया 75। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसी में मैं एक क्वेश्चन आपके सामने करता हूं। अगर मैं ये कहता हूं 25 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या लिखूं? बताएं। 25 अच्छा 25 गुणा 60/2, 25 गुणा 60/2। बताइए आगे। 25 25 150, सर 25 150, 150/2 और
और सर इसका आधा करेंगे तो सर इसको 7 से गुणा करिए, ढंग से गुणा करो। 25 को 7 से गुणा करो। 175 35 की 5 छत्तीस रहा 3 7 दूनी 14 3 70 175 से 2 तो बताइए कितना आया सर 2 8 16 1 2 3 14 और 1 हटी 2 7 14 और सर 1 हटी लगाया और सर 87.5 87.5 सर 87.5 उम्मीद है सभी को समझ में आ जाएगा। जी सर। अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 14 है तो शेष 3 संख्याओं का औसत निकालना है। यानी कि हमारे पास में कुल है 6 संख्याएं, 6 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है, तो 6 संख्याओं का योग आपके पास में क्या हो जाएगा, 6 गुणा 12 बराबर 12 छक्का 72। और इसी तरीके से प्रथम 3 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, तो 3 संख्याओं का योग हो जाएगा आपके पास में 3 गुणा 14 यानी कि 3 चक्को 12 और 3 एकम 3 और 1 4 42 आपके पास में हो गया। तो शेष 3 संख्याओं का औसत बताइए। तो शेष 3 संख्याओं का औसत आपके पास में क्या हो जाएगा, 72 माइनस 42। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। तो इस तरीके से आपके पास में हो जाएगा। तो बच्चों आज आपको गद्यांश भेजे गए थे। शुरू में 2 गद्यांश गुरुजी द्वारा भेजे गए थे, भंडारी जी द्वारा, तो वो आपने देखे होंगे। यस सर। हाँ पढ़ो, और उम्मीद है कि इसका आंसर भी आप लोगों ने निकाला होगा। यस तो सर। मैं इसके पास नहीं पहुंचे, एक दफे मैं पढ़ देता हूँ। पहला वाला गद्यांश क्या था। पहला गद्यांश है, हेमू कालाणी एक सिंधी नवयुवक थी। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है बेटा, ओके ओके, मैं देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ। दिख रही है। यस सर। ओके बेटा, हाँ अब पढ़ लेते हैं जरा इसको। तो ये कह रहा है, हेमू कालानी एक सिंधी नवयुवक थी। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आप। हाँ, 1942 के आंदोलन 1942 के आंदोलन के समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। 1942 का जब आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से भगाया जा रहा था, तो उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी, कह रहे हैं। तो उन्होंने स्वराज सेना नामक एक जो था अपना गुप्त दल बनाया था, सीक्रेट जो अपना एक दल था, टीम थी बनाई थी स्वराज दल के नाम से। हाँ, बनाकर ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेने की ठानी। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को लेकर एक रेलगाड़ी सखर से होकर निकलने वाली है। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग होने वाले थे। जो एक अंग्रेज लोग एक रेलगाड़ी भेज रहे थे जिनमें हथियार और ब्रिटिश फौज थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए उनको भेज रहे थे। तो इसकी खबर उसको पड़ी, किसको पड़ी, हेमू कालानी को। तो वह यह फौज स्वतंत्रता सेना के विरुद्ध थी। तो हेमू ने 23 अक्टूबर 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी जा रही थी, ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा ये हथियार और ये वहां ना जा पाए, हमारे लोगों के विरुद्ध इनका प्रयोग ना हो पाए, तो उसको उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन वहां जो उसके रक्षा के लिए गश्त लगा रही थी पुलिस, तो उन्होंने उनकी नजर उस हेमू कालानी पे पड़ी और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो उसको पकड़ा गया, तो उससे पूछताछ हुई, तो उसने अपने दल के साथियों का नाम नहीं बताया। तो इसी पे क्या फौजी अदालत ने उसको आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा दी। किंतु जो उनका मुख्यालय का मुख्य अधिकारी जो था, तो जो उनका क्या का नाम बताया गया उसका, कर्नल रिचर्डसन, तो उसने क्या किया, उस आजीवन कारावास को उसको मृत्यु दंड में बदल दिया
और 21 जनवरी 1943 को हेमू को फांसी की सजा दी गई। इस तरह से वह भारत की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, जो भारत की आजादी का एक वीर सपूत और शहीद हो गया। तो ये देश पे मिटने वाले लोगों की कहानी है। तो बच्चों, इसमें से आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न मैं देख रहा हूं, ये कह रहा है कि जब हेमू कलानी 19 वर्ष का था तो कौन सा आंदोलन हुआ? 1930 का आंदोलन हुआ? बिल्कुल सही बात है, ये तीसरा वाला ऑप्शन ठीक है इसका। 1942 का आंदोलन, 1942 का आंदोलन जो था भारत छोड़ आंदोलन था। कौन सा, उसका नाम क्या था? भारत छोड़ आंदोलन। हाँ, ओके, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो उस समय की यह घटना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हेमू कालानी एक खालिस्तान नवयुवक था। कौन सा नवयुवक था वो? सिंधी। हाँ ओके, सिंधी नवयुवक था जो अभी सिंध प्रांत है, और अभी हमारे विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया है, सिंध वाला एरिया। तो तब एक ही भारत था, तो पूरा संयुक्त भारत था, तो उस समय वो भारत में था, तो सिंध का रहने वाला था वही। ठीक हो गया, अच्छी बात है, नंबर 1 ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, शस्त्र लेकर रेलगाड़ी कहाँ से गुजरने वाली थी? रेलगाड़ी कहाँ से गुजरती? बिल्कुल, एक नंबर वाला ऑप्शन ठीक है इसका, सखर। ओके बेटा, ओके, सुन लिया मैंने, बल्कि सही ऑप्शन है आपका, नंबर 1 ऑप्शन ठीक है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस फौजी अदालत ने हेमू को फांसी की सजा दी? बिल्कुल सही बात है, नंबर 2 वाला ऑप्शन ठीक है इसका। हैदराबाद की फौजी अदालत ने उसको फांसी की सजा दी। हाँ ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जिस फौजी अदालत ने हेमू कलानी की सजा को फांसी में बदला, क्योंकि वो सजा पहले उम्र कैद में थी लेकिन बाद में उसको फांसी की सजा में बदल दिया गया, तो उसके प्रमुख कौन थे? कौन थे उसके प्रमुख? बहुत अच्छा है, पहले ही है। बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है इसका। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। जो प्रश्न नंबर 9 था हमारा, यहाँ पर हमें एक वर्ग दिया था, ये हमारा वर्ग है, और वर्ग को फिर उसने, इस पेपर को उसने ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जो पेपर हमारा जो दूसरा रहा वो ये है। फिर उसने पेपर को जो है ऐसे फोल्ड किया, तो हमारे पास जो तीसरे पेपर बचा वो हमारे पे त्रिभुज जैसा बच गया, और यहां से उसने एक कट इधर लगा दिया और एक जीरो जैसी यहां पर। अब मैं पहले पूरा पेपर को बना लेता हूं अपना, जो मेरा पूरा पेपर है। और इसके चारों ओर से मैं, ये मेरा पेपर हो गया पूरा, दर्पण लगा देता हूं। और जैसे जैसे उसने फोल्ड किया है, मुझे बैक आना है अपना, तो पहले उसने ये तीसरे के बाद यहाँ पोर्शन में आया, इस पोर्शन में आया, तो इस पोर्शन में आया, तो ये जो मेरा कट है इसका प्रतिबिंब जो है यहां बन गया, और ये जो वाली जीरो है ये वाली यहां बन गई। फिर ये जीरो यहां बन गई, फिर ये वाला मेरा जो है बहुत नहीं देती, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, और इसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। तो ये वाली जीरो जो है, फिर इसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, और जो यहाँ इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहां भी बन जाएगा, और ये जीरो का प्रतिबिंब यहां भी बन जाएगा।
यानी कि इसका यहां भी बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ये देखो कि मेरा जो है किस ऑप्शन में सही बन रहा है। अब चारों तरफ से कट लग जाएंगे इसमें, यानी कि मेरा पूरा पेपर ये है। एक कट मेरा यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ ही बन गया, और इस वाले का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, और इस वाले का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब जीरो थी मेरी, जीरो एक जीरो जैसी थी, उसका इस साइड में प्रतिबिंब बन गया, यानी कि ये काटा था उसने पेपर, और इन दोनों का जो है इनका प्रतिबिंब यहां भी बन गया। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। यहां मेरी जो है चारों तरफ से काटे इस ऑप्शन में, क्योंकि इस जो ये है कट जो है इस साइड भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये दो जीरो का जो पोर्शन बना है इनका प्रतिबिंब यहां बना। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं। 10 में भी एक स्क्वायर है, फिर वो जो है इसको यहां से फोल्ड कर देता है, और फिर दूसरी साइड से भी वो पेपर को फोल्ड करता है, दो बार फोल्ड करता है। फिर जो मेरा बी में बनता है, बी वाला ऑप्शन जो मेरे पास पेपर बचता है, वो जो है ये मेरा पेपर, फिर वो इसको भी फोल्ड कर देता है। तो लास्ट में जो मेरा बचता है पेपर थर्ड में, वो मेरा एक एरो जैसा पेपर बन जाता है, और इसमें जो है तीन वो जीरो जैसा लगा देता है। अब मैं पहले दूसरे ऑप्शन में आऊंगा, तो दूसरे ऑप्शन में आऊंगा तो मेरा पेपर फिर दूसरे में ये बन जाएगा, और यहां मैं दर्पण लगा दूंगा, तो तीन जीरो जो है मेरी इनका प्रतिबिंब यहां ही बन जाएगा। फिर पेपर को खोलूंगा, तो फिर मेरा सेम यहां कोई कट है नहीं, तो मेरा पेपर ऐसे बन जाएगा, मेरा पूरा पेपर बन जाएगा। अब देखो कि मेरी 6 जीरो किस आकृति में है, सीधे विकर्ण टाइप में 6 जीरो किस में है। तो जो है ए में है नहीं, दूसरे बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है। डी वाला ऑप्शन मेरा सही है इसका। प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं। 11 में क्या कर रहा है, वो भी सेम पेपर मोड़ रहा है पहले और दूसरे में, जैसे 10 में मोड़ रहा है, लेकिन तीसरे में वो क्या कर रहा है, थोड़ा चेंज कर देगा। तो लास्ट में चलूंगा पहले में, जो मेरा लास्ट का पेपर बच रहा है वहां वो ये पोर्शन बच रहा है इसका पेपर का मेरा, और यहां वो जीरो कट लगा देगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा दूसरे पोर्शन में आएगा, यानी कि फिर उसने इस साइड से मोड़ा है, तो यहां मैं एक प्रतिबिंब बन जा लगा दूंगा दर्पण, तो यहां एक जीरो बन जाएगी। और फिर लास्ट का पेपर मेरा ये था, ये मेरा पेपर लास्ट में है, तो यहां एक कट लगा रहा है वो जीरो ऐसा। फिर मैं इस पेपर को खोलूंगा, तो फिर इसका प्रतिबिंब यहां ही बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, पेपर पूरा ले लेंगे अपना, फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे, ये मेरा पेपर हो जाएगा, और इसका प्रतिबिंब फिर यहां से भी फोल्ड करा हो, इसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, और इसका भी प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। अब मैं देखूं कि मेरा 4 जीरो किस में है, तो पहले ऑप्शन को देखूं तो पहले में है नहीं, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में 4 जीरो हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चौथा हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें 6 जीरो हैं, 6 मेरे 6 बार मैंने पेपर मोड़ा नहीं है, 4 ही फोल्ड हो रहे हैं, तो 4 जीरो बनी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न 12 को देखते हैं। 12 में भी मैं पहले लास्ट में चलूंगा, थर्ड पोजीशन में आता हूं पहले, जो मेरा लास्ट का पेपर बचा वहां, ये मेरा पेपर बचा है लास्ट में, पेपर बच रहा है वो मेरा ये बच रहा है, और यहां वो 3 जीरो लगा दिए। अब मैं यहां जहां से फोल्ड किया है वहां से दर्पण लगाऊं, तो ये जो जीरो है मेरी नीचे वाली जो 2 जीरो है, इनका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, यहां पे,
और इस वाले का प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। फिर मैं सेकंड पोजीशन पर आ जाऊंगा अपनी, पेपर मेरा पूरा ये हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रतिबिंब, पेपर मेरा ये पूरा है, ये पूरा पेपर है, इनका प्रतिबिंब जो है यहां भी बन जाएगा। इनका नहीं बनेगा, बाहर को चल जाएगा पेपर। फिर मैं नीचे को आऊंगा। अब मेरे जो है ये एक सर्कल जैसा बन गया, 4 जीरो की सर्कल जैसा बन गया। इनका प्रतिबिंब मेरा इस साइड भी बन जाएगा और ये इन चारों का प्रतिबिंब मेरा ये नीचे मेरे 4 सर्कल एक हाफ वृत्त में कहां है। पहले वाले में देखूं तो वर्ग जैसे हो रहे हैं और दूसरे वाले में देखूं कि मेरे 4 सर्कल अर्ध सर्कल जैसे हो रहे हैं। ये मेरे पहले ये वाले थे, ये जो इनकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पे इनका प्रतिबिंब जो है यहां बना और इसका ये ऊपर वाले का यहां बन गया और इन दोनों का यानी कि जो मेरी ये वाली थी इनका प्रतिबिंब इस साइड बना। तो 4 जो अर्धवृत्त जैसे बन रहे हैं मेरे बी ऑप्शन में बन रहे हैं। बी वाला इसका ऑप्शन सही है, यहां भी नहीं बन रहे और यहां बनने तो यहां जो है 4 जो है वर्ग टाइप के बनने, तो ये भी हो नहीं सकता। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यस सर। प्रश्न नंबर 13 में देख, 13 में भी क्या कह रहा है, लास्ट में आऊंगा। पहले मैं लास्ट में एक तीर जैसा बनना है मेरा और यहां पर वो दो इस साइड त्रिभुज बना दे रहा है और एक इस साइड बना दे रहा है त्रिभुज और इनका जो है दो वो नीचे की साइड त्रिभुज बना दे रहे। अब मैं सेकंड स्टेप पे आऊंगा अपने सीधा, जहां से उसने पेपर मोड़ा है। पूरा पेपर का मैं एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पर, जैसा मेरा पेपर फर्स्ट में है इस टाइप का मेरा पेपर है। अब ये जो मेरे त्रिभुज है, तो ये आधा ही पेपर हो रहा है मेरा अभी, स्क्रीन छोटी पड़ जा रही है, फिर दोबारा बनाने का प्रयास करता हूं। मेरे एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक ये है, एक मेरा त्रिभुज ये है और एक। अब मैं इनको खोलूंगा इस पेपर को, इस साइड को, तो इनका जो है दोनों का प्रतिबिंब मेरा इधर बन जाएगा यहां पे। और जो ये वाला त्रिभुज है इसका तो बाहर प्रतिबिंब बनेगा, जो ऊपर की साइड है, और इसका भी बाहर बन जाएगा। अब इन दोनों का प्रतिबिंब मेरा यहां बन जाएगा, यानी कि मेरे 4 त्रिभुज और 2 त्रिभुज के बगल में कहां है मैं ये देखूंगा सीधा। तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन में देखूंगा, पहले वाले में तो 2 हो रहे हैं। अब जो मेरे ये 2 थे, यानी यहां से मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ये वाला जो त्रिभुज है तो बाहर चले जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहां, और जो फिर इधर भी बनेंगे इनके 2 भाग, यानी कि इन दोनों के जो यहाँ पर थे इनके यहाँ पर 2 बनेंगे, इसका एक बाहर चले जाएगा और इनका जो है यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी जो मेरे ये 2 त्रिभुज थे 1 और 2, तो 2 त्रिभुज का प्रतिबिंब मेरा सामने बन जाएगा इन दोनों का। और जो ये 2 वाले बाहर वाले हैं तो बाहर चले जाएंगे मेरे, यहाँ बनेगा तो इस साइड चले जाएगा ये वाला, और ये इस साइड चले जाएगा। फिर ये दो बीच वाले थे इनका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। यानी कि 4 और 2 त्रिभुज किस साइड में बनने में ये देखूंगा चित्र में। तो पहले वाले में 2 बन रहे हैं, ये है नहीं, और दूसरे वाले मेरे 4 और 2 बन रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ 4 ही बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेरा कोई है ही नहीं, पेपर फोल्ड करो तो ये हुए नहीं, और ये वाला ऑप्शन भी हो नहीं सकता, इसमें भी कोई आकृति ऐसी नहीं बननी है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14 में देखूं, 14 में क्या कर रहा है, लास्ट में आऊंगा पहले में। ये मेरा ये लास्ट का पेपर है, तो यहां क्या कर रहा हूं, एक जो है कट लगा दे रहा है। अब मैं ये हिस्सा खोलूंगा
तो ये मेरा हिस्सा पूरा हो जाएगा, काला काला जैसा ये स्टार जैसा बन जाएगा। और ये वाला जो है फिर इस साइड खुलेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ भी बन जाएगा। तो यहाँ देखो कि मेरे दो काले काले स्टार जैसे किस त्रिभुज में है। पहले वाले में देखूं तो है नहीं, दूसरे वाले में देखो तो ऊपर की साइड है, ये तो नीचे की साइड है, तीसरे वाले में देखो तो आधे हैं, तो चौथा वाला इसका ऑप्शन सही है। दो मेरे काले काले स्टार जैसे डी वाले ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।